अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान ख़ान और आप देख रहे हैं अमान ख़ान ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है और सिर्फ 2 माह के कम अरसे के अंदर इस चैनल के ऊपर 25,000 से ज़ायद व्यूज़ आ गए हैं और 1,000 सब्सक्राइबर, जबकि 2 लाख के करीब इस चैनल की रीच हो गई है। तो मैंने ये सोचा कि जिन मोहब्बतों से आपने मुझे नवाजा है उनको लुटाने का शायद वक्त आ गया, तो लिहाजा मैं अब वीलॉग के सिलसिला का आगाज़ करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही एक इनफॉर्मल सा वीलॉग होगा जिसमें आपके कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आएँ बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हमारे पहले कमेंट की तरफ, और मैं कोशिश करूंगा कि देख के पढ़ूं ताकि कोट अनकोट ही करूं, कोई अपना एनालिसिस इसमें शामिल ना करूं। तो आइए पढ़ते हैं पहला कमेंट। जी, पहला कमेंट है कि सर ये बताइएगा कि कोविड क्राइसिस के बाद जो अमेरिकन इकॉनमी बुरी तरह अफेक्टेड हुई और इसके नतीजे में अमेरिकन बैंक्स ने 12% इंटरेस्ट रेट कर दिया, और यही मामला तकरीबन हमें महंगाई की वेव हमें दुनिया में नज़र आती है। तो ये बताइएगा कि हमारे बिजली के बिलों का इससे कोई ताल्लुक़ है? अच्छा जी, चलें जी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सारे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ी सी तफसील में जाना पड़ेगा, और मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि ये क्वाइट बोरिंग होगा, तो लिहाजा आप लोग फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मामला क्या है। अब हुआ ये कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर के बाद 1990 के करीब पूरी दुनिया में कोल्ड वार छिड़ी हुई थी, जिसमें रशिया और अमेरिका आपस में लड़ रहे थे। इस वार के बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि भाईजान हर चीज़ का हल प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं निजकारी को। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक स्कूल है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे स्कूल में 200 बच्चे हैं। अब मैं कहता हूँ कि अब बच्चों की डिमांड आती है कि हमें एक अच्छी कैंटीन चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि इतनी ज़्यादा कैंटीन के आइटम्स मैं तो फराहम नहीं कर सकता, तो इसका बेहतर है कि मैं किसी ऐसे इंसान को इसका ठेका दे दूँगा और जो बच्चों से प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ पैसे वो इंसान रख लेगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा। अलबत्ता प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छी कैंटीन मेरे स्कूल में बन जाएगी। ये तो मैंने आपको आसान सिंपल करके बता दिया कि प्राइवेटाइजेशन है क्या, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस दौर की। हमें सबको बताया गया है कि जो भुट्टो साहब हैं उन्होंने नेशनलाइजेशन की। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी बिज़नेस को जो कि अच्छा ग्रो कर रहा है उसे सरकारी तहवील में ले लेना, या कोई ऐसा बिज़नेस जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है हुकूमतों के लिए, स्टेट के लिए, तो स्टेट क्या करे कि उसे सरकारी तहवील में ले ले। और हमने ये भी सुना होगा कि नेशनलाइजेशन बहुत बुरी चीज़ है, इससे बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं जिसके नतीजे में मुल्क की इकॉनमीज़ ख़राब होती हैं। फिर हमें एक बुखार चला प्राइवेटाइजेशन का, और हमने कहा कि भाईजान अब प्राइवेटाइजेशन हम किसकी करें? जी हम करते हैं जी वापडा की प्राइवेटाइजेशन। अब चूंकि वापडा इतना बड़ा इदारा था कि उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती थी, तो हमने ये किया कि वापडा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, यानी सादा अल्फाज में बिजली बनाने वाले कारखाने, और दूसरी हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो कंपनीज हैं जो बिजली फराहम करती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर लेस्को, डेस्को, के इलेक्ट्रिक वगैरह। अब IPPs, अब जाहिर बात है बिजली के कारखाने बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो उस ज़माने में हम तो खुद अपनी जान छुड़ा रहे थे हर चीज़ से, तो हमने कहा कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ। अब जब फ़ॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएँ तो जाहिर बात है उन्हें कोई अट्रैक्टिव ऑफर्स देनी पड़ेंगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब आप किसी इंसान को कहेंगे भाई आप यहाँ पर आके कारोबार करें, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, वो तो कहेगा भाईजान आपको तो खुद नुकसान में है, तो मैं क्यों कारोबार क्यों करूँ। फिर हमने क्या किया, हमने दी जी भाई सोवराइन गारंटी। सोवराइन गारंटी क्या होती है? मिसाल के तौर पर मैं सादे अल्फाज में समझाने के लिए बात करता हूँ कि हमने स्कूल की कैंटीन दे दी एक शख्स को। अब कैंटीन वाले ने कहा भाईजान मुझे तो मैं कमाना चाहता हूँ 1000 रुपये रोज़, यहाँ पे तो मैंने हिसाब लगाया है, मेरे तखमीने एस्टिमेट के मुताबिक पैसे बनेंगे 600-700। तो मैं कहूँ कि भाई फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 600 रुपये, अगर 600 की तो दूर की बात है, अगर 200 रुपये भी आपको बच्चों से बचे तो 800 रुपये मैं बच्चों से इकट्ठे करके आपको दूंगा, यानी अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो बच्चों को ही होगा। इसी तरह ही हमने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को क्या कहा, हमने कहा कि भाईजान अगर ये लोग आपको बिजली के बिल की मद में हम पैसे ना दे सकें तो मैं टैक्स लगाकर, यानी हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाकर भाईजान आपको पैसे दे देगी। ये तो हो गई यहाँ तक बात। और उसके बाद बन गया जी
अब जैसे ही हमारी ये वाली बात हुई ना कि भाई हम आपको पैसे दे देंगे, तो उस ज़माने में अमेरिका ने ये कहा कि भाईजान पाकिस्तान, अगर कोई दुनिया में अच्छा बिजनेस करने की जगह है तो वो क्या है, पाकिस्तान। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं वो बहुत बड़ा कारोबार बन गया। जैसा कि किसी दौर में सीएनजी पंप का कारोबार होता था कि हर इंसान ही सीएनजी का पंप लगा रहा है। इसी तरह ही भाई कुछ अरसे के बाद सन 2000 के करीब करीब जो पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर थे, जैसे मंशा साहब, फॉर एन एग्जांपल मंशा साहब ने कहा भाई जी ये तो बहुत आगे लूट रहे हैं तो मैं भी पावर प्लांट लगा लेता हूँ। खैर ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ मांगना शुरू कर दी। फिर 2020 के अंदर एक सेनेट की कमेटी बनी। उस सेनेट की कमेटी ने फैसला ये किया कि भाई इनके साथ नेगोशिएशन की जाए, ये तो हमें तकरीबन 70% के करीब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतने पैसे लग नहीं रहे जितने ये बना रहे हैं। तो लिहाजा उनके साथ जो हमारे पाकिस्तान के लोकल पावर प्लांट्स हैं ना, यानी जो इन्वेस्टर पाकिस्तान के थे, उनके साथ तो हमने मामला हल कर लिया, और जो बाहर वाले थे उनके साथ हमारी नेगोशिएशन हो गई। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटल है 14 ट्रिलियन की, 14 ट्रिलियन डॉलर्स की। अब इसमें से टोटल जो हुकूमत पाकिस्तान यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो सब्सिडी देती है वो बनती है 1 ट्रिलियन की, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर सब्सिडी दी जाएगी पूरे पाकिस्तान के हर तबके को। अब मसला ये है कि इस साल जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स यानी बिजली पैदा करने वाले कारखाने, सिर्फ उन्होंने ही 1.3 ट्रिलियन डॉलर मांग लिए हैं, और इसके बाद अगले साल क्या होगा, ये 2 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे एक एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से जाएगी। तो भाई इसके 2 तरीके हैं, या तो आपके बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं और आपसे पैसे लेके उन्हें दे दिए जाएं, और दूसरा तरीका है महंगाई का। अब आप जानते हैं महंगाई पहले ही इतनी ज़्यादा है कि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है महंगाई करना। तो हुकूमत ने क्या तरीका अपनाया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। यही वजह है कि जो यूनिट की कीमत है वो तकरीबन 60 रुपये के करीब पहुंच गई है ज़्यादा से ज़्यादा। जबकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पिछले 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने जो बिजली पैदा की है उसकी कीमत बनती है 6 से 7 रुपये यूनिट की। अब सवाल ये जो बाकी ऊपर वाले सारे पैसे हैं ये हम IPPs को सब्सिडी की मद में देंगे। ये तो हो गया मसला कि भाई ये बिजली पैदा करने वाले जो इन्वेस्टर हैं इन्होंने हमारे सर पे एक नया अज़ाब डाला हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को, और उसको पूरा करने के लिए अवाम क्या करेगी, हुकूमत पाकिस्तान अवाम से या महंगाई की सूरत में लेगी। अब महंगाई पहले ही हो गई है तो फिर बिजली की कीमतों में इजाफे से ये पैसे अदा किए जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इसका हल क्या है। तो जी इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे 2020 में एक सेनेट कमेटी बनी थी, आप भी इस तरह की कोई कमेटी बनाए और इनके साथ नेगोशिएशन की जाए। लेकिन अगर ये नेगोशिएशन नहीं करते तो फिर क्या किया जाए, इनको नेशनलाइज कर दिया जाए। कुछ भी नहीं होगा नेशनलाइजेशन से। अब क्या हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर है, मसला ये है हमने IMF को इतने ज़्यादा धोखे दिए हैं कि अब हमारे पास देने के लिए धोखे भी मौजूद नहीं है। अब खैर कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को जो पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा था उसके कुछ 70 करोड़ डॉलर की किस्तानी हैं उसके मुज़ाकरात शुरू होंगे। पहले ही IMF हमें $1 बिलियन देने के लिए 8 महीने हमारी नाक से लकीरें निकलवा चुका है और हम अच्छे खासे जलील हो चुके हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान इस कदर खौफजदा है कि IMF कह रहा है कि आपने जो IPPs हैं यानी उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी जी। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम पता नहीं क्यों हेजिटेट करते हैं ये बात कहने में। पाकिस्तान जो कि इस वक्त बहुत से मसाइल से लड़ रहा है, ठीक है, और सैलाब के आने के बाद जो IMF की शराइत हैं वो एक क्रिमिनल किस्म की सिचुएशंस और कंडीशंस IMF ने हमारे ऊपर लगाई हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन्हें या तो इनके साथ नेगोशिएशन करें और इन्हें नेशनलाइजेशन की तरफ ले जाएं। और हमें यही खौफ है ना कि ये लोग चले जाएंगे इंटरनेशनल अदालतों में। तो आप बताएं कि पाकिस्तान नहीं जा सकता इंटरनेशनल अदालतों में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे इस बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, ताकि हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़े और फिर अल्टीमेटली इनके साथ नेगोशिएशन कीजिए या तो इन्हें नेशनलाइज कर दिया जाए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही। तो भाईजान सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मुल्क में इस टाइम जो सूरत हाल है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट तो इलेक्शन करवाने के लिए वैसे ही नहीं तैयार। ये तो IMF की शराइतें हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी इंटरनेशनल इदारा इस हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्शन होने के इम्कानात हैं। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा जिसके नतीजे में एक अवाम का मैंडेट से आई हुई एक गवर्नमेंट हो और वो बैठकर मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान 1990 से एक एड बेस इकोनॉमी चला रहा है, यानी भीख मांग के, एक बंदे से पैसे लिए दूसरे को दे दिए, दूसरे से पैसे लिए तीसरे को दे दिए। ये पूरी अवाम को चूरन बेचा गया है कि
नवाज शरीफ करप्ट है, इमरान खान करप्ट है, जरदारी करप्ट है, और इन्हें ब्लैक पेंट कर दिया गया ताकि अपनी मर्ज़ी से हुक्मरानों को लाया जा सके और धांधली को मुमकिन बनाकर पसंदीदा हुक्मरान का रास्ता हमवार किया जा सके। यही चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं ना कि इमरान खान को गलत निकाला गया था, फिर हमें मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को भी 3 बार गलत निकाला गया था। तो सिर्फ इस वक्त अगर कुछ पाकिस्तान की आवाम कर सकती है तो भाईजान वो प्रोटेस्ट है कि प्रोटेस्ट किया जाए इनके ख़िलाफ़, और एक इलेक्शंस के बाद एक ऐसा गवर्नमेंट आए जिसके पास आवाम का मैंडेट हो और उसके दिमाग के अंदर इंतकामी सियासत ना हो, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े, यानी इमरान खान साहब, फजलुर रहमान साहब और जितने भी पाकिस्तान, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक टेबल पर बैठें और पॉलिटिकल कंसेंसस के ज़रिए एक नतीजे पे पहुँचें ताकि मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को यकीनी बनाया जा सके। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।